हेलो एवरीवन, वेलकम और चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि परिवहन को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सड़क परिवहन, जल परिवहन और उसी क्रम में वायु परिवहन आता है। आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में। आपको पिछले वीडियोस देखने के लिए पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहां आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वायु परिवहन के बारे में। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबी समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वायु जो परिवहन है वो वायु में होता है, यानी इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता। इसके कारण जो भी ऊंचे पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं, घने जंगल होते हैं, समुद्र होते हैं, इन सभी को पार करते हुए हम इजली परिवहन कर लेते हैं। ठीक है, वायु परिवहन जो है वो बहुत ही तीव्रतम होता है, बहुत आरामदायक होता है, वह प्रतिष्ठित परिवहनों में से एक है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। यानी अगर हम देखें कि जो हमारा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, वो पूरा एरिया है, वहाँ पर काफ़ी नदियाँ हैं, विच्छिन्न धरातल हैं, घने जंगल हैं, निरंतर बाढ़ आती रहती है। ठीक है, तो इन सब को, ये सारी रीज़न को देखते हुए वहाँ पे सड़क परिवहन और जल परिवहन काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके कारण वायु परिवहन को वहाँ सुगमता से यूज़ किया जा सकता है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। यानी हवाई यात्रा यानी वायु परिवहन जो है वो इन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो आवागमन का साधन है उसको बहुत ही आसान बनाया है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्य में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं, कई बड़े बड़े ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मदद करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप सभी क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हमने जस्ट 2 सेकंड पहले पढ़ा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की स्थिति होने के कारण वहाँ पर वायु परिवहन जो है वो काफ़ी सुगमता से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप सारे लोग इसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिसको मैं आपके एक वीडियो के थ्रू पूरा डाउट कंप्लीट कराऊंगी। आगे बढ़ते हैं। सन 1953 आता है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 1953 यानी ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। कब बच्चों? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। अब जो एयर इंडिया है वो घरेलू यानी भारत के अंदर अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। यानी जैसे भारत से किसी दूसरे, हमें मलेशिया जाना है तो वहाँ भी लेकर जाएगी। ठीक है, पवन हंस जो है वो हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, हम पवन हंस लिमिटेड, हेलीकॉप्टर लिमिटेड, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो क्या क्या करता है, क्या एक बार फिर से समझेंगे। वो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा अगम दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, जहां जम्मू कश्मीर, जहां पर रेल परिवहन और जल परिवहन सुगमता से नहीं मिलते, तो वहां पर ये वायु परिवहन, ये हेलीकॉप्टर्स अपने सेवाओं को प्रदान करते हैं। ठीक है, सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अब समझेंगे कुछ एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम। ठीक है, हवाई यात्राएं सभी व्यक्तियों को पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि वहां पर जो सड़क परिवहन है, जो रेल परिवहन है, वो इतना विकसित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब
आते हैं संचार सेवाएं की तरफ। संचार सेवाएं क्या होता है? संचार सेवाएं, ठीक है, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसे विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि संचार साधन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस हो गया, सिनेमा, ये किस में आते हैं? ये संचार साधनों में आते हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है, यानी भारत में जो डाक संचार तंत्र है वो विश्व में बहुत ज़्यादा, विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है, यानी जो कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी होती है वो पहली श्रेणी की डाक समझी जाएगी। तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं, यानी कई जगहों पर जो डाक और चिट्ठियां होती हैं वो वायुयान द्वारा पहुंचाए जाती हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगनीज शामिल होते हैं। अब द्वितीय श्रेणी के डाक में क्या होता है कि रजिस्टर पैकेट होते हैं, किताबें होती हैं, अखबार होते हैं तथा मैगजीन शामिल होते हैं। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अब ये जो रजिस्टर पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन हैं, यानी जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। धरातली परिवहन द्वारा, जैसे कि सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तित के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल टू आईटी कल का भारत, ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को समझाना है, ठीक है, और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत की 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार के आधार पर उच्च स्तर तक समृद्ध कराने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें व चलचित्र सम्मिलित होते हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, भारत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों में व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। कौन करता है? आकाशवाणी करता है, ऑल इंडिया रेडियो करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको कमेंट सेक्शन में डाउट नहीं लिखेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे और ये हमेशा कंफ्यूजन में ये टॉपिक बना रहेगा। ठीक है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। दूरदर्शन जो है, यानी अब तो अक्सर लोग दूरदर्शन नहीं देखते। आजकल कई नए प्रकार के न्यूज़ चैनल आ गए हैं, लेकिन
कुछ समय पहले दूरदर्शन जो होता था वो देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम होता था, जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, ठीक है, तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक और साप्ताहिक, ठीक है, तो आपको सभी पत्रिकाएं जो होती हैं वो मासिक और साप्ताहिक भी हो सकती हैं, प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होते हैं? ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो हमारे देश में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र होते हैं लगभग 100 भाषाओं से बोलियों में प्रकाशित होते हैं, और इनमें से सर्वाधिक हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होते हैं। तो इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि किस प्रकार से जो संचार सेवाएं हैं हमारे भारत में किस प्रकार से विकसित हुई हैं, किन किन रूपों में हम उनका यूज़ करते हैं, किन किन रूपों में हम उनको सेवाएं प्रदान कर उससे जो संचार सेवाएं वो हमें सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके पहले हमने वायु परिवहन को पढ़ा। वायु परिवहन के बारे में आपने अच्छे से जानकारी ली होगी। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।